बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर नंबर 6 में हम आज डिस्कस करेंगे प्रोसेसर टू मेमोरी और रैम कनेक्शन स्ट्रेटजीज़। और इस पर्पज़ के लिए हमें कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करना पड़ेगा और उसमें उन तमाम आर्किटेक्चर्स में हम प्रोसेसर और रैम का जो आपस का कनेक्शन है उसकी स्ट्रेटजीज़ को हम देखेंगे। तो ये आपको बता चुका कि सारी स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। CPU टू रैम कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि रैम जो है वो CPU की जो लार्ज इनफ स्पीड है उसको मैनेज करने के लिए, उसको डाटा प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि CPU की ज़्यादा स्पीड को मैनेज किया जा सके और CPU को फास्टली डाटा प्रोवाइड किया जा सके। इस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली साथ रजिस्टर्स और कैश भी यूज़ होती है, लेकिन बहरहाल रैम का कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैव डाइवर्स स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट दिस कनेक्शन विच हैव देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। तो हर आर्किटेक्चर में डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की गई होती हैं। हर एक स्ट्रेटजी के प्लस माइनस साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो उन डिफरेंट जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम देखते हैं वो कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं। हम मुकम्मल तौर पर तो हर आर्किटेक्चर को नहीं कवर कर सकते, लेकिन जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब वो कौन कौन से हैं? मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स एंड रैम टू CPU कनेक्शन स्ट्रेटजीज़ के लिए वो आर्किटेक्चर्स कौन कौन से हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें एक है ऑन चिप मेमोरी, उसके बाद है बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर, रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स, स्विच्ड मल्टी प्रोसेसर्स एंड नूमा मल्टी प्रोसेसर्स। नूमा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टी प्रोसेसर्स। अब इसको फर्दर डिटेल में जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं, जैसा कि पहले भी हम ये बात करते आए हैं कि किसी भी टॉपिक का जो नाम है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमें समझ आ जाता है। ऑन चिप मेमोरी, अब ऑन चिप मेमोरी से मुराद यह है कि एक ही चिप होगी, उसी पर मेमोरी इंस्टॉल्ड होगी। मीन टू से दैट के CPU चिप होगी और उसके साथ मेमोरी भी साथ इंटीग्रेटेड होगी। बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स, ऐसे मल्टी प्रोसेसर्स जो कि एक बस के साथ, एक कॉमन जो डाटा बस है या कॉमन बस है वायर, उसके साथ अटैच्ड होंगे। रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स, ये सिंपल बस नहीं होगी बल्कि एक रिंग होगा, जैसा कि हम टोपोलॉजीज़ में भी हमने देखा हुआ है। फिर स्विच्ड मल्टी प्रोसेसर्स, ये कुछ ऐसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं जिनमें स्विचिंग वगैरह टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। और नूमा मल्टी प्रोसेसर्स, इनको अब हम बारी बारी देखते हैं और इनकी मेमोरी को हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से ये अटैच होती है, क्या इसका आर्किटेक्चर बनता है, क्या इसके प्लस माइनस हो सकते हैं। सबसे पहला है ऑन चिप मेमोरी। आल्दो मोस्ट कंप्यूटर्स हैव एक्सटर्नल टू CPU मेमोरी चिप्स, जैसा कि हमारे डेस्कटॉप्स में भी होता है। CPU चिप हमारी सेपरेट होती है और मेमोरी चिप हमारी अलहदा से होती है, एक्सटर्नल होती है CPU से, CPU के बाहर होती है। डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में ऐसा ही होता है। वेयर एज सेल्फ कंटेन्ड चिप्स containing a CPU and all the memory also exist। इसके बरअक्स हमारे पास सेल्फ कंटेन्ड चिप्स भी हो सकती हैं। सेल्फ कंटेन्ड चिप्स जिसमें सारा जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, यानी कि मेमोरी का और CPU का, वो एक ही चिप में अवेलेबल हो, उसको सेल्फ कंटेन्ड चिप्स या ऑन चिप मेमोरी कहेंगे। तो ये क्या क्या चीज़ कंटेन कर रही होती हैं? कंटेनिंग अ CPU एंड ऑल द मेमोरी,
उसी एक चिप के ऊपर CPU भी होता है और मेमोरी भी उसकी अवेलेबल होती है। अब ये जो हमारे नॉर्मल मदरबोर्ड है, नॉर्मल CPU और रैम के इश्यूज हैं वो देख लें। ये आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर आप क्लियरली देखना चाहें तो ये हमारे पास CPU की स्लॉट है और इसमें हम CPU अपना जो प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द सिस्टम, उसको हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। साथ ही हीट सिंकर भी लगे हुए हैं और ये रैम की स्लॉट्स हैं, ये सेपरेट हैं। सो दीज स्लॉट्स आर एक्सटर्नल टू CPU। ये एक कॉमन मदरबोर्ड के ऊपर, कॉमन बोर्ड के ऊपर तो अटैच्ड हैं, बट रैम एंड CPU आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड। वो एक ही चिप नहीं है, वो सेपरेट है। और जो दूसरा ऑन चिप मेमोरी है उसमें आप देखें ये हमारे पास पूरा एक चिप पैकेज है। ये एक ही चिप है और इस चिप में CPU और ये मेमोरी रैम दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है और चिप एक है, सिंगल है। जबकि हमारे इस ट्रेडिशनल मदरबोर्ड CPU रैम वाले सिस्टम में ऐसी चिप्स नहीं है। CPU सेपरेट चिप होती है और रैम की सेपरेट चिप होती है। अब ये जो दरमियान में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये एड्रेस डाटा लाइंस हैं जो कि CPU और मेमोरी आपस में इनको जोड़ती हैं। सेल्फ contained chips are costly enough and are widely used in cars, appliances and even toys। जहाँ पर हमें एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए होता है, एक ही कंट्रोलर टाइप का हमें सिस्टम चाहिए होता है, वहाँ पर हम ऐसी सेल्फ कंटेंट चिप्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये चिप्स नॉर्मली कॉस्टली होती हैं, इनकी कॉस्ट नॉर्मल जो सिस्टम्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो लेकिन ये बाज़ स्पेसिफिक एरियाज़ में यूज़ होते हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। इन दिस डिज़ाइन द CPU पोर्शन ऑफ द चिप हैज़ एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल लाइन्स। ये जो इसका पोर्शन है CPU का, इसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, डाटा बसेस कह सकते हैं आप, लाइंस कह सकते हैं। अब आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि सिस्टम में 3 तरह की लाइंस या बसेस चल रही होती हैं। डाटा बस जो कि डाटा को लेके चलती है, एड्रेस बस जो कि रैम में जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा का एड्रेस कंटेन करती है एड्रेस बस, और डाटा बस डाटा को कैरी करती है। और तीसरी है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, उसमें यूँ कह लें कि ऑर्डर्स होते हैं कि किस डाटा को कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे जाके उसको स्टोर करना है, क्या क्या उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसमें होती हैं कंट्रोल बस में। तो ये 3 तरह की जो बसेस हैं या लाइंस हैं वो CPU वाले पोर्शन के ज़रिए से यहाँ से होती हुई मेमोरी के पोर्शन के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। In this design, the CPU portion of the chip has address data and control lines that directly connect to memory portion। ये आप देख सकते हैं। The simple extension of self-contained chips are given here। अगर हम इसी self-contained chips को हम अगर लार्ज स्केल पे एक्सटेंड करें, जिसे हम पहले पीछे पढ़ आए हुए हैं स्केल आउट के नाम से, तो सॉरी स्केल अप के नाम से, चूँकि स्केल अप में हम एक ही सिस्टम को उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ करते थे, जबकि स्केल आउट में हम CPUs या फिर हमारे जो सिस्टम्स थे, सर्वर्स थे, वो बढ़ाते थे, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाते थे। जबकि स्केल अप में हम एक ही सर्वर को, एक ही सिस्टम की कैपेसिटीज, रिसोर्सेज को बढ़ाते थे। तो इसके एक्सटेंशन को अगर आप देखें तो ये एक्सटेंशन जो है डिफ़िकल्ट है इसको कंस्ट्रक्ट करना, और डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव भी है। सो द डिफरेंट अप्रोचेज शुड बी यूज्ड। अब ये क्या इसमें डिफ़िकल्टी है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्या एक्सपेंसिव, क्यों एक्सपेंसिव ये होगा। यहाँ पर देखें, एक तो हमने ये सेम इस तरह का आर्किटेक्चर UMA में भी देखा था, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में, लेकिन वो
उसमें सेल्फ कंटेन्ड चिप नहीं थी, वो मेमोरी सेपरेट चिप थी और सेपरेट जो है वो डाटा लाइंस थी और सीपीयूज सेपरेट थे, प्रोसेसर्स सेपरेट थे। यहाँ पर ये सेल्फ कंटेन्ड चिप की बात हो रही है, आप इसको और उसको कंफ्यूज मत करें। बज़ाहिर ये डायग्राम सेम नज़र आ रही है लेकिन ये सेल्फ कंटेन्ड चिप है, एक ही चिप है, इसके ऊपर 4 प्रोसेसर हैं और एक मेमोरी। सिर्फ ये हाइपोथेटिकल सा एक ये आर्किटेक्चर शो किया गया है क्योंकि नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं होती। अब यहाँ पर देखें, जब हम इसको यहाँ पर 4 प्रोसेसर और एक कॉमन मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी आपको नज़र आ रही होगी, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी चिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इस तरह की चिप बनाना डिफ़िकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। ये तो सेल्फ कंटेन्ड चिप्स तो पहले से ही एक्सपेंसिव हैं, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्टली हैं ये। तो अगर हम मल्टी प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी चिप्स बनाएंगे तो उसको बनाना, उसकी कॉस्ट और उसकी मैनेजमेंट वो काफ़ी मुश्किल काम है, नियर टू इम्पॉसिबल। सो ये तो इतना प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर की तरफ। इन द ऑन चिप मेमोरी द बसेस वर आल्सो पार्ट ऑफ द चिप। इट इज़ द एक्चुअल पॉइंट कि ये वाली जो आर्किटेक्चर थे ये सेल्फ कंटेन्ड चिप्स थी। द बसेस वर आल्सो पार्ट ऑफ द चिप, बसेस चिप का पार्ट थी इसमें। इन द मोस्ट systems buses are external and used to connect circuit boards containing CPU, memories and IO controllers। बहुत सारे आर्किटेक्चर्स में, इवन हमारे डेस्कटॉप्स में, लैपटॉप्स में जो बसेस हैं वो एक्सटर्नल होती हैं और बसेस यूज़ होती हैं सिर्फ CPU को, मेमोरी को और IO कंट्रोलर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि हम पीछे डेस्कटॉप का एक आर्किटेक्चर हमने देखा, इसकी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास CPU अलहदा से लग गया, ये यहाँ पे रैम हमारे पास अलहदा से लग गई, फिर जो डाटा बसेस हैं वो यहाँ पर इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगी, वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं होंगी, एक्सटर्नल होंगी सिस्टम पे। In a desktop or laptop system, such external buses are used. A simple but practical way to build a multiprocessor system is to base it on a bus. तो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम बनाने के लिए हम नॉर्मली कह रहे हैं कि जी अपने सिस्टम को बस के ऊपर बेस कर लेते हैं, टू विच मोर देन वन CPU इज़ कनेक्टेड, और उस बस के ऊपर एक से ज़्यादा CPUs कनेक्ट कर दिए जाते हैं। When any CPU wants to read a word from memory, जब कोई भी CPU मेमोरी रीड करना चाहेगा वो क्या करेगा, वो मेमोरी के स्पेसिफिक एरिया का एड्रेस, उस वर्ड का वो बस के ऊपर पुट करेगा। डेफिनेटली एड्रेस बस होगी, वो एड्रेस बस एड्रेस कंटेन करेगी, एड्रेस कैरी करेगी, एंड ऐड अ कंट्रोल सिग्नल, और वो कंट्रोल सिग्नल साथ ऐड करेगा, इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा टू इंडिकेट इट वांट्स टू रीड। When the word is fetched, it's sent to CPU. जब वो according to control signal that specific word जब read कर लिया जाएगा तो वो specific CPU को return back कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये common bus है और इसके ऊपर हमारे पास CPUs attached हैं और एक memory है, और जब कोई भी CPU, for example this CPU want to access some memory location at RAM, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल बस के ऊपर इंस्ट्रक्शन, एड्रेस बस के ऊपर उस स्पेसिफिक रैम लोकेशन का एड्रेस सेंड करेगा। तो फिर जब ये डाटा रीड कर लिया जाएगा तो इसको वापस CPU को रिटर्न हो जाएगा। To prevent two or more CPUs from trying to access the memory at the same time, अगर simultaneously एक ही वक्त में different CPUs एक ही common resource यानी कि memory location को access करना चाहेंगे, some arbitrator is needed। जिस तरह से जो है वो रेसलिंग में रेफरी होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में एम्पायर्स और रेफरीज होते हैं, उनका मकसद होता है कि किसी भी कोलिजन से बचाया जाए, किसी भी प्रॉब्लम से बचाया जाए। तो यहाँ पर
आर्बिट्रेटर क्या काम करेगा? आर्बिट्रेटर अगर दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज एक ही कॉमन रिसोर्स, एक ही सिंगल मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहेंगे तो उनके दरमियान में वो कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग उनको मेमोरी की एक्सेस देगा। वेरियस टाइप्स आर इन प्रैक्टिस, तो आर्बिट्रेटर की बहुत सारी टाइप्स हैं। अ सीपीयू माइट फर्स्ट हैव टू रिक्वेस्ट, हो सकता है उसमें उन टाइप्स में सीपीयू को पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़े बाय डिक्लेयरिंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट लाइन ओनली आफ्टर रिसीविंग परमिशन। फिर उस रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब उसे परमिशन मिले, वेन एवर आर्बिट्रेटर परमिट्स टू रीड इट वुड बी अलाउड टू यूज द बस, फिर वो उस बस को यूज करेगा। द परमिशन ग्रांटिंग प्रोसेस इज सुपरवाइज्ड बाय आर्बिट्रेटर, तो जो आर्बिट्रेटर है वही इस प्रोसेस को सुपरवाइज करेगा और जब सीपीयू को परमिशन मिल जाएगी वो बस को यूज करते हुए स्पेसिफिक लोकेशन से डाटा रीड करेगा और उसके बाद आर्बिट्रेटर की तरफ से उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल हो जाएगी और रिक्वेस्ट डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट सीपीयूज की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सकेगा। तो ये बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर में इस तरह से ये हमारी मेमोरी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक आर्किटेक्चर में कॉमन शेयर्ड मेमोरी मौजूद है और सीपीयूज उसको आर्बिट्रेटर के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। अब इस आर्किटेक्चर के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली अगर दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज को एक ही मेमोरी लोकेशन को रीड करना है तो फिर यहाँ पे डिले आएगा, टाइम डिले आएगा और फिर ये यहाँ से ये भी हमें बात समझ आ रही है कि एक कॉमन बस के साथ हम कितने प्रोसेसर्स अटैच कर सकते हैं, को 5-10, ये हम आगे चल के देखेंगे भी। इसका एक कॉमन सा ड्रॉबैक हम देखेंगे। तो बहरहाल एक टाइम आएगा जब ज़्यादा सीपीयूज अटैच करने के बाद वो जो कोलिजन है, वो जो आर्बिट्रेटर का रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे सीपीयूज एक ही कॉमन रिसोर्स को रीड करने की ट्राई में होंगे जिसकी वजह से जो है वो कंट्रडिक्शन आएगा और कई इश्यूज बनेंगे। अच्छा, रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स। इन रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स द सिंगल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू प्राइवेट पार्ट एंड शेयर्ड पार्ट। इसमें मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें अब तीन चीज़ें हो गई, एक तो मेमोरी की डिवीजन प्राइवेट पार्ट, सेकंड शेयर पार्ट और तीसरी जो चीज़ है वो रिंग बेस्ड है। ये मल्टी प्रोसेसर ये सिंपल बस नहीं है बल्कि ये रिंग है। The private part is further divided into regions so that each machine has a piece of stacks and other unshared data and code. तो वो जो प्राइवेट पार्ट होगा वो फिर मल्टीपल सीपीयूज के दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। हर सीपीयू अपना जो प्राइवेट डाटा है वो वहाँ पे स्टोर कर सकता है, वहाँ पर उस लोकेशंस को वो यूज़ करेगा प्राइवेट डाटा को स्टोर करने के लिए। द शेयर्ड पार्ट इज़ कॉमन टू ऑल द मशीन्स, जबकि जो शेयर्ड पार्ट होगा वो सारी मशीन उसको कॉमनली यूज़ करेंगी। यहाँ पर भी डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज़्म होगा जो कि उस शेयर्ड पार्ट ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट सीपीयूज़ के दरमियान वर्क कर रहा होगा। ऑल द मशीन्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू अ मॉडिफाइड टोकन पासिंग रिंग। तो यहाँ पर ये टोकन पासिंग रिंग होगा। टोकन होगा एक ऐसा, कोई यूं कह लें कि परमिशन लेटर होगा जो कि उस रिंग में किसी भी सीपीयू को मेमोरी रीड करने की परमिशन देगा। द रिंग कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वायर्स विच टुगेदर अलाउ मैक्सिमम डाटा बिट्स एंड सम कंट्रोल बिट्स। अब इसमें कुछ पैरेलल वायर्स होंगी जिसमें ज़्यादा डाटा बिट्स होंगी और कुछ कंट्रोल बिट्स होंगी। तो चूंकि कंट्रोलिंग के लिए हमें कम बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, आर्किटेक्चर्स में हमारे डेस्कटॉप में भी यही सिनेरियो चल रहा होता है कि डाटा हमारी बिट्स ज़्यादा होती हैं, डाटा ज़्यादा होता है और कंट्रोलिंग बिट्स कम होती हैं। अगर हम नेटवर्क में देखें, अगर हम डाटा पैकेट को रीड करें, अगर हम पैकेट के इंटरनल जो डिफरेंट के सेक्शंस हैं उनको देखें तो डाटा पार्ट ज़्यादा होता है और कंट्रोल बिट का पार्ट वो कम होता है। तो इस आर्किटेक्चर में भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बिट्स होंगी और कुछ कंट्रोल बिट्स होंगी डाटा को सेंड और कंट्रोल करने के लिए। द रिंग इंटरफेस। अब रिंग इंटरफेस क्या है? एमएमयू, कैश एंड पार्ट ऑफ द मेमोरी आर इंटीग्रेटेड टुगेदर इन द आर्किटेक्चर।
अब ये जो रिंग इंटरफेस है वो एक आर्किटेक्चर में इंटीग्रेटेड होगा MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी को मैनेज करने के लिए। ये देख सकते हैं आप कि ये एक प्राइवेट मेमोरी है और यहाँ पर ये CPU अटैच है, CPU की प्राइवेट मेमोरी, और ये जो हमारे पास अदर पार्ट है उसमें MMU, कैश और होम मेमोरी और सारी शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और ये आप रिंग को देख सकते हैं इसी तरह से ये सारा ये जो सारा एक लार्ज स्केल पे दिखाया गया है, ये एक छोटा सा यूं कह लें कि ये कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है। इसमें CPU के साथ एक प्राइवेट मेमोरी अटैच है यहाँ पे बॉटम पे, और टॉप पे शेयर्ड मेमोरी जो कि रिंग के साथ एक शेयर की गई है। और इसमें डेफिनेटली ये टोकन रिंग वर्क करेगा, एक टोकन वर्क करेगा जो कि किस प्रोसेसर ने मेमोरी को रीड करना है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इश्यूज हैं, वो डील कर रहा होगा। उसके बाद है स्विच्ड मल्टी प्रोसेसर्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिंग और बस मल्टी प्रोसेसर्स का आर्किटेक्चर था वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था बस बेस्ड आर्किटेक्चर में कि यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ CPUs एक ख़ास हद तक बढ़ा सकते हैं, और रिंग में भी यही इशू है। रिंग हमारा एक लिमिट पे जाके सैचुरेटेड हो जाएगा, इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये सॉल्यूशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम लगने लगेगा। तो although bus based multiprocessors and ring based multiprocessors were working for small business, small networks के लिए, small number of CPUs के लिए, small servers के लिए काम कर रहे थे, up around 64 CPUs। थ्योरीज और उसके जो डिफरेंट जो एनालिसिस हैं उनके अकॉर्डिंग तकरीबन 64 CPUs तक ये बेटर वर्क कर लेते हैं। बस और रिंग स्विच्ड जो रिंग हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स हैं, बस बेस्ड और रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स, वो 64 CPUs तक वर्क करते हैं। दे डू नॉट स्केल वेल, इनको ज़्यादा स्केल नहीं किया जा सकता विद सिस्टम्स 100 और 1000 ऑफ CPUs। तो 100 1000 तो बाद की बात है, 100s तक भी इसको हम स्केल नहीं कर सकते, इनमें कॉन्सिक्वेंसेज और ओवरहेड बढ़ जाता है। As CPU are added at some point, the bus और ring bandwidth were saturated। चूँकि कॉमन बैंडविड्थ है और वो एक कॉमन पाथ है जिसमें से तमाम CPUs के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करनी है, इवन रिंग में भी और बस में भी। तो ये जो हमारे पास ये जो लाइंस हैं कॉमन, जो सारे CPUs यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर सैचुरेशन आ जाती है, बैंडविड्थ सैचुरेटेड हो जाती है, मज़ीद उस पर सिग्नल्स के ट्रैवल करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, बल्कि जो पहले ट्रैवलिंग हो रही होती है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। एडिंग एडिशनल CPUs डज नॉट इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। CPU आप बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, वो उल्टा ओवरहेड होता चला जाएगा। टू अप्रोचेस कैन बी टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम। दो अप्रोचेस हो सकती थी, एक तो ये कि कम्युनिकेशन को रिड्यूस किया जाए, दूसरा ये कि इंक्रीज द कम्युनिकेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया जाए। दो अप्रोचेस समझ में आ सकती हैं। कम्युनिकेशन इंक्रीज इसलिए नहीं होगी कि हमारा बिजनेस ग्रो कर गया है और उसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ CPUs रिक्वायर्ड हैं, सर्वर हमने अपना एनहांस करना है, सर्वर को हमने स्केल आउट करना है, तो कम्युनिकेशन रिड्यूस नहीं हो सकती। और कैपेसिटी जब बढ़ाएंगे तो वो कॉमन लाइन के ऊपर वो सैचुरेशन आ रही है, तो कम्युनिकेशन कांट बी रिड्यूस्ड। फर्दरमोर नेटवर्क्स आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, सो इट इज़ हार्ड टू इंक्रीज कैपेसिटी भी बढ़ाई नहीं जा सकती। सो अ डिफरेंट मेथड इज़ टू बिल्ड द सिस्टम एज अ हायरार्की। एक और मेथड है कि सिस्टम को हायरार्की में बिल्ड कर लिया जाए। हायरार्की हमारे पास कहते हैं कि जिसमें टॉप डाउन डिफरेंट जो ऑटोनोमस यूं कह लें कि एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर दिए जाएं। वो बिल्कुल ऑटोनोमस तो नहीं होंगे, उनकी कोई ना कोई तो आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही होगी, लेकिन ये है कि वो सेपरेट, उसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ जाता है। स्विच्ड मल्टीप्रोसेसर कंटिन्यू टू पुट सम CPUs ऑन अ सिंगल बस। यहाँ पर इसमें भी हम एक बस के ऊपर कुछ CPUs लगाएंगे, अटैच करेंगे, बट नाउ रिगार्ड दिस एंटायर यूनिट CPU प्लस बस एज अ क्लस्टर।
अब ये जो एक बस के ऊपर हम CPUs लगाएंगे इसको हम एक क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, बिल्ड द सिस्टम एज मल्टीपल क्लस्टर्स, हम इस तरह के कई क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर्स फिर रिपीट कर दूं, सिंगल बस होगी जिसके ऊपर CPUs अटैच्ड होंगे और उस तरह के कई क्लस्टर बनाएंगे। एंड कनेक्ट द क्लस्टर्स, जितने भी क्लस्टर हमने बनाए उन तमाम क्लस्टर्स को हम कनेक्ट कर देंगे यूजिंग एन इंटर क्लस्टर बस। फिर एक और बस होगी जिसको हम इंटर क्लस्टर बस कहेंगे और उस बस के जरिए से हम इन तमाम क्लस्टर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। एज लॉन्ग एज द मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्राइमरीली विल हैपन विद इन देयर ओन क्लस्टर, एक क्लस्टर के जो डिफरेंट जो CPUs होंगे उनकी ज़्यादातर कम्युनिकेशन तो उनके अपने क्लस्टर के अंदर ही चल रही होगी। विद इन अ क्लस्टर वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक क्लस्टर के तमाम CPUs। देयर विल बी रिलेटिवली लिटिल इंटर क्लस्टर ट्रैफिक, थोड़ी बहुत इंटर क्लस्टर ट्रैफिक भी चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ सकते हैं जैसे एक सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इंटर सिटी जो रोड्स हैं, जो दो सिटीज़ को मिलाने वाले रोड्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रैफिक कम होती है। बड़े शहरों में डेफिनेटली ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड होगा वहाँ पर यहाँ पर क्लस्टर्स में भी ट्रैफिक बढ़ जाएगी और उन क्लस्टर्स को मिलाने के लिए इंटर क्लस्टर जो ट्रैफिक है वो कम होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास जो बस है ये इंटर क्लस्टर बस है और ये जो बसेस हैं जिनको डॉटेड लाइंस में पूरा क्लस्टर शो किया गया है, और ये जो बस है ये वाली बस क्लस्टर की बस है। तो ज़्यादातर ट्रैफिक तो यहाँ पर एक क्लस्टर में चल रही होगी, ये CPU 1, CPU 2, CPU 3, ये शेयर्ड मेमोरी, तो ज़्यादातर ट्रैफिक यहाँ पे चल रही होगी विद इन अ क्लस्टर। बट सम ट्रैफिक, some data request might be travel through this bus, this inter cluster bus. So here the traffic will be some little bit. तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक अंदर हमारे क्लस्टर के अंदर ही रहेगी। तो ये एक सोल्यूशन है, इसको हम स्केल आउट कर सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा क्लस्टर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूँ कह लें कि अगर हमारे पास जो बस या रिंग जो बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स थे वहाँ पर अगर 64 CPUs की गुंजाइश थी, तो यहाँ पर 64 क्लस्टर्स की गुंजाइश हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास इंटर बस क्लस्टर है, इंटर क्लस्टर बस है, इसमें हम 64 क्लस्टर्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो 64 इंटू 64 ये बढ़ता जाएगा मामला, यानी कि हर जो क्लस्टर है वो 64 का 64 का 64 का और इस तरह के 64 क्लस्टर, सुपर क्लस्टर विद 3 क्लस्टर्स कनेक्टेड बाय इंटर क्लस्टर बस। तो अगर हमें मज़ीद बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी तो हम उसको सुपर क्लस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सुपर क्लस्टर में देखें, एक हमारे पास ज़्यादा यूँ कह रहे हैं कि बड़ी इंटर क्लस्टर बस है और उसके साथ हम मज़ीद क्लस्टर्स ऐड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो स्विच्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्स, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी गुंजाइश बन जाती है। हम ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स भी बना सकते हैं, स्केल आउट इनको किया जा सकता है। तो ये एक सलूशन है जिसमें हमारे पास ट्रैफिक कम हो जाती है। जो इंटर क्लस्टर बसेस हैं, चाहे वो सुपर क्लस्टर्स हैं चाहे वो स्मॉल स्केल पे सुपर क्लस्टर्स हैं, उनके इंटर क्लस्टर बसेस में ट्रैफिक कम हो जाएगी, जबकि जो विद इन अ क्लस्टर ट्रैफिक है वो एज पर रूटीन वो चलती रहेगी। तो इसके बाद एक नूमा मल्टी प्रोसेसर्स हैं, जिसमें हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टी प्रोसेसर्स हैं। तो यहाँ तक अब हमें ये आइडिया हो गया है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को डेवलप करना ये सिंपल टास्क नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव भी है। वन आर्किटेक्चर नूमा मल्टी प्रोसेसर इज़ येट अनदर सोल्यूशन ऑन अ नूमा मशीन। एक्सेस टू अ रिमोट मेमोरी इज़ मच स्लोअर देन एक्सेस टू अ लोकल मेमोरी। अब नूमा में जनरली जो
रिमोट मेमोरी है उसकी एक्सेस थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल मेमोरी। तो ये कुछ सोल्यूशन थे, इनकी मेमोरी किस तरह से आपस में कनेक्टेड होती है, क्या उसमें प्लस माइनस आते हैं, वो कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए। तो माइट भी पॉसिबल इसका कंपैरिजन अभी मज़ीद डेप्थ में जाके किया जा सके। तो आज के लिए बहरहाल इतना ही, इसको मज़ीद डेप्थ में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में ये डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स डिस्कस किए गए इनको आप देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा रेगुलर कोर्स चल रहा है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।